हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं 10th क्लास का जो थर्ड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर हमने अभी कंप्लीट किया है, तो थर्ड चैप्टर देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्या कहता है कि पेयर होगा, वहां पे पेयर का मीन्स क्या होता है? जोड़ा। लीनियर इक्वेशन, अब इक्वेशन के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल में मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर क्या होती है? लीनियर वो होती है जिसकी डिग्री क्या होती है? 1। तो जैसे ही मैंने लिखा 3x + 5 इज इक्वल टू 0, ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x, इसकी पावर कितनी है? 1, मीन्स इक्वेशन की डिग्री कितनी हो गई? 1। तो इसको कहेंगे हम लीनियर इक्वेशन। लेकिन चैप्टर में आपको बताया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मीन्स इक्वेशन किस में होनी चाहिए? टू वेरिएबल में होनी चाहिए। यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है x, तो टू वेरिएबल मैं मान लेता हूँ। एक और इक्वेशन देखिए, अगर इसको हम लिखें ये +6 इज इक्वल टू 0, तो अब देखिए x और y दो वेरिएबल हैं। यहाँ पे 3, 4 और 6 जो है वो क्या कहलाएंगे? कोफिशिएंट। जैसे x का कोफिशिएंट क्या है? 3, y का कोफिशिएंट क्या है? 4, एंड दिस इज कांस्टेंट टर्म बिकॉज देयर इज नो वेरिएबल। यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? कांस्टेंट टर्म कहलाएगी। अब ये बात आती है कि ये होते कैसे हैं? ये होंगे रियल। ये क्या हो सकते हैं? रियल हो सकते हैं। लेकिन सोचिए कि ये रियल होते क्या क्या? रियल तो सब कुछ होते हैं, इमेजिनरी को छोड़ के, जीरो भी होता है। लेकिन इस इक्वेशन को अगर जनरल फॉर्म में लिखा जाए तो ax + by + c इस फॉर्म में लिखा जाएगा। मीन्स x का कोफिशिएंट को मैं x कह दूं, a कह दूं, और y के कोफिशिएंट को b और कांस्टेंट टर्म को c। तो यहाँ पे देखिए a जो है वो अगर जीरो हो जाए, किसी कंडीशन में जीरो हो जाए, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा ना। एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई होकर क्या बचेगा? एक ही वेरिएबल बचेगा। तो हमारी इक्वेशन टू वेरिएबल में बचेगी नहीं। इट मीन्स a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है हमारे पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बनाने के लिए। मीन्स जो कोफिशिएंट हैं वेरिएबल्स के वो कभी जीरो नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे अपने पास लीनियर इक्वेशन इस टाइप की होगी। अब बात ये आती है, इसने ये तो एक इक्वेशन बन गई, ये लीनियर इक्वेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है। कैसी इक्वेशन है? लीनियर, मीन्स लाइन। आगे का जो वर्ड है वो देखिए लाइन, मीन्स ये क्या बनाएगा? ग्राफ में लाइन बनाएगा। जैसे ही मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा इसका इक्वेशन का, तो अपने पास कोई एक लाइन कहीं पे भी बन सकती है, एक लाइन शो होगी, मीन्स ये एक लाइन बन गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है? पेयर। पेयर मीन्स जोड़ा। तो एक और इक्वेशन चाहिए। तो एक और इक्वेशन अगर मैं बनाऊं तो देखिए, मान लीजिए मैंने इसको a1, b1 और c1 से नोट कर दिया है, तो दूसरी इक्वेशन क्या लिख लेते हैं? a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास पेयर बन गया दो लीनियर इक्वेशन का। मीन्स एक और लाइन की इक्वेशन बनी है, तो एक और लाइन बनेगी ग्राफ में, कहीं ना कहीं ऐसे ही बन सकती है, कहीं पे बन सकती है वो। अब देखिए, अब इन लाइंस की जो दो लाइन बनी है, इनकी कंडीशन कैसे कैसे हो सकती है? ये लाइन कहाँ कहाँ बन सकती है? और इन x और y की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास मेथड कितने हैं? देखिए, हमें x और y की वैल्यू निकालने को ही बोलेगा, लेकिन वो वैल्यू निकलेंगी किस किस मेथड से, कैसे निकलेंगी? दो मेथड होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास ग्राफिक मेथड, और एक होता है अलजेब्रिक। अब ग्राफिक में हम ग्राफ के अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या इक्वेशन बनेंगी, कैसे कैसे सॉल्यूशन आएंगे। अलजेब्रिक में हमारे पास तीन मेथड और होते हैं। अलजेब्रिक में तीन मेथड होते हैं हमारे पास: सब्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है एलिमिनेशन, थर्ड होता है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम इन सभी मेथड को, देखिए ग्राफिक मेथड को भी और इन सभी मेथड को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो पहले तो कंडीशन देखनी है कि ये दो लाइन है, x और y की वैल्यू कैसे कैसी आ सकती है। कंडीशन देखते हैं हम इनकी, और वो कैसे पता चलेगी? देखिए, सॉल्यूशन रियल में क्या होता है? सॉल्यूशन होता है जहां पे ये दो लाइन कटती है। मान लो ये दो लाइन एक बार कटेंगी तो अपने पास 1 सॉल्यूशन, अगर ये दोनों लाइन दो बार कटेंगे तो 2 सॉल्यूशन, 3 बार कटेंगे तो 3 सॉल्यूशन, मतलब जितनी बार कटेंगे इतने सॉल्यूशन होंगे। और अगर एक बार भी नहीं कटेगी तो 9 सॉल्यूशन। तो देखते हैं कि कंडीशन होगी क्या क्या। पहले मैं क्या करता हूँ, चेक कैसे करेंगे? चेक करने के लिए अपने पास तीन कंडीशन है।
पहली कंडीशन अपने पास है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। अब अगर मैं इनको चेक करूं, ये है क्या, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y। अगर मैं कोफिशिएंट x और y के कोफिशिएंट का रेशियो चेक करूं कि इक्वल आता है कि नहीं, अगर इक्वल आए या ना आए वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3x प्लस 4y प्लस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, एक मैंने पहले ही ले रखी थी, एक और मैंने मान ली। तो देखिए यहाँ पे A1 3 है, A2 3 है, B1 4, B2 5। अब मैंने ये दो रेशियो ले लिए हैं, A1/A2 B1/B2। क्या ये दोनों इक्वल हैं? हम कह नहीं सकते क्योंकि तो 1 आ रहा है, ये 1 से छोटा आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं है। इट मीन्स जब A1/A2 और B1/B2 इक्वल ना हो तो यहाँ से हमारे पास तीन चीजें निकल कर आती हैं। तीन चीजें क्या? देखिए पहली तो इन लाइन को कहेंगे इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब ये दोनों लाइन, अगर ये पहले ही दोनों दो चीजें x और y के कोएफिशिएंट इक्वल नहीं आते हैं रेशियो, तो वो दोनों लाइन एक जगह पे ही कटेंगी। इसी टाइप की कई लाइन होंगी जो एक ही बार कटेंगी। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है प्रतिच्छेद करना, मीन्स एक ही बार कटेंगी। दूसरा जो है इसका, अब सॉल्यूशन, अब एक बार कटेंगे तो एक ही सॉल्यूशन होगा, तो हम वन सॉल्यूशन बोलेंगे, वन सॉल्यूशन, या फिर इसको यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। थर्ड कंडीशन, अब बात आती है कि अगर सॉल्यूशन है, चाहे वो 1 है, 5 है, 3 है, 2 है, कितने भी सॉल्यूशन अगर है तो उनको क्या कहते हैं, उन इक्वेशन को कंसिस्टेंट कहते हैं, कंसिस्टेंट। तो देखिए तीन चीजें हमें पता चली कि ये अगर इक्वल नहीं है पहले दोनों, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, एक सॉल्यूशन निकलेगा और वो लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, कंसिस्टेंट होगी। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए ये दोनों बराबर आ जाते हैं, अगर मान लीजिए किसी कंडीशन में ये दोनों इक्वल आ गए, इसको भी मैंने 4 ही लिख दिया, इसको भी मैंने 4 लिख दिया, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये दोनों मेरे पास इक्वल आ गए, 4/4, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल आ गए हैं तो हम क्या करेंगे, तीसरी C1/C2 को भी इंक्लूड कर देंगे। C1/C2 को भी मैंने इसमें क्या कर दिया, इंक्लूड। अब देखिए C1/C2 है क्या, C1/C2 यहाँ पे अपने पास है 6 और यहाँ पे है 8। क्या ये 1 आएगा? नहीं, तो इट मीन्स ये इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे एक इक्वल है और एक नॉट इक्वल है, तो यहाँ पे अपने पास अगर नॉट इक्वल लगता है तो हमारी कंडीशन चेंज हो जाएगी। इसको मैं अलग से ही लिख देता हूँ। देखिए दूसरी जो कंडीशन होगी वो यहाँ पे लिखते हैं हम। दूसरी कंडीशन, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये कंडीशन बनती है, पहले दो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, तो हमारे पास लाइन कैसी होगी, तो हमारे पास लाइन होगी पैरेलल। कैसी होगी? पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन आप अच्छे से जानते हैं कैसी होती है, दो ऐसी लाइन जिनके बीच की डिस्टेंस ऑलवेज भी सेम रहे, मीन्स दो स्ट्रेट लाइन अगर सीधी चलती रहे तो कभी नहीं मिलेंगी, तो दोनों लाइन को टेढ़ा होना बहुत जरूरी है। अगर एक लाइन और इसके साथ साथ चलती रही तो ये लाइन कभी नहीं मैच करेंगी, तो वो लाइन कैसी होती है, पैरेलल ही होती है। तो पैरेलल लाइन कभी आपस में नहीं मिलती, और अगर नहीं मिलती है तो सॉल्यूशन कितने होंगे, 0। दोनों लाइन कभी नहीं मिलती तो सॉल्यूशन कितने, 9 सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे हम, 9 सॉल्यूशन। तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर अगर मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि सॉल्यूशन हो, चाहे वो 1 हो, 5 हो या कितने भी हो, तो हम उसको कंसिस्टेंट कहेंगे। अगर सॉल्यूशन ही नहीं है तो क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। क्या कहेंगे इसको, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। अब देखिए तीसरी जो कंडीशन रहेगी, देखो मैंने पहले दोनों को नॉट इक्वल करवाया था। पहली कंडीशन में मैंने क्या किया था कि पहले दोनों ही नॉट इक्वल हो, तो इंटरसेक्टिंग हो गई थी, ये कंडीशन बन गई। तो पहले दोनों इक्वल आ जाए तो तीसरे को इंट्रोड्यूस करेंगे हम। तीसरे को इंट्रोड्यूस किया, अगर मान लो ये इक्वल नहीं आया तो पैरेलल बन गई। मान लीजिए ये भी तो इक्वल हो सकता है, अगर हम सोचे तो ये अभी तो इक्वल नहीं था लेकिन ये इक्वल भी तो हो सकता है। यहाँ पे भी मैं 6 डाल दूँ तो सोचिए अगर ये तीनों ही इक्वल आ गए, तीनों ही इक्वल आ गए, तो क्या दोनों लाइन सेम नहीं बन गई, मींस एक दूसरे के ऊपर नहीं आ जाएंगी दोनों लाइन। दोनों लाइन अगर एक दूसरे के ऊपर आएंगी तो मैंने कहा था जितनी बार लाइन कटती है उतने सॉल्यूशन होंगे। तो अपने पास तीसरी जो कंडीशन है, थर्ड जो कंडीशन है वो क्या रहेगी, हमारे पास A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2
इज इक्वल टू C1/C2। तो अगर देखिए दोनों लाइनें हमारे पास एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, हम कोइंसिडेंट लाइन। सॉल्यूशन कितने होंगे? अब देखिए मैंने कहा था जितनी बार लाइन कटती है उतने सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक दूसरे के ऊपर ही आगे, मीन्स हर पॉइंट पे लाइन कट रही है, मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, या मैनी सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे फिर बताया था कि कंसिस्टेंट कब होगी, जब सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन ही नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे सॉल्यूशन हैं तो कंसिस्टेंट तो होगी। तो देखिए कंसिस्टेंट का सीधा सा मतलब है कि सॉल्यूशन है, और कंसिस्टेंट कब नहीं हो, इनकंसिस्टेंट कब होगी, जब सॉल्यूशन ही नहीं है। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि जब लाइन एक बार कटती है एक सॉल्यूशन, जो लाइन जहाँ पे कटती है वही सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर दोनों लाइन एक बार भी नहीं कटती है तो नो सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल लाइन होगी। फिर हमारे पास अगर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाती है तो हमारे पास क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन होंगे। और तीनों की कंडीशन हमने पढ़ ली है। अब देखिए ग्राफिक मेथड में कुछ क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, इन तीनों मेथड को हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। मैं लेट करता हूँ, एक होगी हमारे पास x + y = 8, मैंने मान लिया इसको। फिर x - y = 2, ये दो इक्वेशन मैंने मानी। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे हमें पता चलेगा। पहले हम बनाएंगे पहली लाइन का ग्राफ। तो देखिए पहली लाइन का ग्राफ जो बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हम टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल अगर आपने अच्छे से क्रिएट कर ली तो आप अच्छे से ग्राफ बना पाएंगे। टेबल क्रिएट करना कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए। मीन्स दो वैल्यू, एक बार x की वैल्यू 0 रख दो, एक बार y की वैल्यू 0 रख दो, अगर इजीली वैल्यू आ रही है तो। अदरवाइज आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं x y के लिए। x की वैल्यू मैंने 0 डाली, देखिए पहली इक्वेशन में, तो y कितना आ गया 8। अगर y की वैल्यू मैंने 0 डाली तो x कितना आ गया 8। मीन्स ये टेबल कंप्लीट हो गई। आप इसको लिख के बता सकते हैं, when x = 0 then y = 8 and y = 0 then x = 8। तो दूसरी लाइन का ग्राफ, जैसे फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं हम इसको, ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन एंड दैट इज सेकंड। तो देखिए सेकंड का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, x एंड y। अब देखिए यहाँ पे अगर मैंने 0 डाली तो y की वैल्यू क्या आती है -2, x की वैल्यू 0 डाली, y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, बिकॉज ये तो 0 हो गया हमारे पास, मान लो ये 0 हो गया तो y माइनस इधर चला जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो देखिए y की वैल्यू अगर 0 डालता हूँ तो x की +2 आ जाएगी। मीन्स दोनों टेबल हमारे पास तैयार हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इनको ग्राफ में ले सकते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 8 है, तो हम 8 तक ही सिंबल लगा लेंगे इसके, हम गैप डाल देंगे 2 का, इक्वल सिंबल लगाने पड़ेंगे आपको। ये मैं यहाँ पे विदाउट कैलकुलेट कर रहा हूँ। माइनस की भी वैल्यू है 5 में, तो हम डाल देंगे यहाँ पे -2 -4। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमें चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी बना लेते हैं। देखिए पहले जो टेबल है वो बनाते हैं हम, पहली लाइन का बनेगी। पहला जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो क्या है 0 8, मीन्स x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 8 है। तो ये कोऑर्डिनेट हमने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। तो देखिए 0 और 8 कहाँ होता है, मीन्स x की वैल्यू 0 यहीं पे होती है, y की वैल्यू 8 ये रही। तो ये जो लाइन है दोनों आपस में, ये यहाँ से जाएगी और y की वैल्यू यहाँ से निकलेगी ही। तो ये हमारे पास दोनों पॉइंट मिलकर ये पॉइंट देते हैं हमें। ये पॉइंट क्या होगा 0 8। फिर देखिए दूसरा पॉइंट हमारे पास है, x की वैल्यू 8 है और y की 0 है, मीन्स 8 0। तो x की वैल्यू 8 यहाँ है और y की वैल्यू 0 इसी एक्सिस पे होती है, x एक्सिस पे होती है। ये दोनों पॉइंट मिले, दो पॉइंट मिलते ही लाइन अपने आप बन जाएगी, दोनों को आप मैच करवा देंगे। तो दोनों पॉइंट को जैसे ही मैच करवाएंगे हमारे पास ये लाइन तैयार होगी, दैट इज फर्स्ट लाइन आ गई। अब देखिए सेकेंड -2, पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0 -2, मीन्स x की वैल्यू 0 जो y एक्सिस पे होती है, मीन्स इस एक्सिस पे हर जगह क्या है x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2। अब y की वैल्यू -2 इधर, ये पॉइंट आ गया। अब देखिए दूसरा y की वैल्यू 0, x एक्सिस पे हर जगह y की वैल्यू 0 होती है, x = 2, मीन्स ये पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट को जैसे ही मैं मैच करवाता हूँ तो अपने पास ये पॉइंट यहाँ कैंसिल आउट होते हैं, मीन्स यहाँ। तो x की वैल्यू क्या रहेगी, देखिए 4 और 6 के बीच में 5 और 2 और 4 के बीच में 3, मीन्स y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 5 है। देख लेते हैं सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। ये मैंने रैंडमली टिक लगाए थे लेकिन फिर भी एक्यूरेट वैल्यू आ गई है। देखिए x की वैल्यू 5
एंड y की वैल्यू 3 एंड दैट इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू 5 माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 2। तो वैल्यू बिल्कुल सेटिस्फाइड आई है हमारे पास। अगर आप अच्छे से टिक लगाएंगे, अच्छे से इनको पॉइंट आउट करेंगे तो अच्छे से ये जो पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही हमें एक्यूरेट आंसर दे देगा। तो ग्राफिक मेथड से इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको ग्राफिक मेथड से ही सॉल्व करना है, तो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करें। बाकी के मेथड है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।